होता है उसे हमने कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट किया था, और nth टर्म हमने कहा था जिसकी वैल्यू होती है a प्लस n माइनस वन डी। किस तरीके से ये वैल्यूज आती हैं इसकी चर्चा हमने इससे पिछली वीडियो में कर ली थी। सो इसके बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आइए अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, सो डैट an बराबर 4n प्लस 5 इज इन AP बट 2n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट। कहता है कि इस टर्म में यानी कि इस जनरल फॉर्म में कोई टर्म लिखी गई है, यह AP बनाएगी लेकिन 2n स्क्वायर प्लस 1 AP नहीं बनाएगी, ऐसा शो कीजिए। तो हम किस तरीके से शो करेंगे? सो हम यहाँ पर लिखेंगे an बराबर 4n प्लस का 5। सो a1 निकालते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम पुट करेंगे। तो देखिए, जब हमने 1 पुट करा n की जगह पे तो 4 इंटू 1 प्लस का 5 डेट इज 9। a2 निकाल के देखते हैं तो n की जगह पे 2 रखेंगे, 8 प्लस 5 13, a की जगह पे 3 रखेंगे तो देखिए 4 इंटू का 3 12 प्लस 5 इज 17। a4 निकालेंगे तो 4 इंटू 4 16 प्लस 5 डेट इज 21। तो अगर हम इस टर्म के बीच में डिफरेंस देखें तो हमें यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा 4 का। इन दोनों टर्म के बीच में भी डिफरेंस देखिए 4 का है, और इसके बीच में भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का है। सो हेयर कॉमन डिफरेंस इज 4। सो गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन AP, यानी कि an बराबर 4n प्लस 5 क्या बनाएगा? AP ही बनाएगा। जबकि इसके अलावा अगर हम दूसरी टर्म की बात करें जो कि है an किससे डिनोट हो रहा है? 2n स्क्वायर प्लस 1 से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम n की जगह पे 1 2 3 4 में से कुछ भी रखते हैं तो ये आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस का 1 डेट इज 3। a2 निकालते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9। a3 देखते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19। और a4 देखेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32 प्लस का 1 33। तो अब हम यहाँ से अगर ध्यान से देखें, यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस, अगर इन दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है, जबकि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 का। इसका मतलब है कि यहाँ तो डिफरेंस ही सेम नहीं है। इसका मतलब यह कोई भी सिक्वेंस होगी लेकिन यह AP की फॉर्म वाली सिक्वेंस नहीं होगी। सो हम यहाँ लिख देंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट, सो an बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1 विल नॉट फॉर्म एन AP। तो यानी कि ये AP नहीं बनाएगी। अब हम बात करते हैं राइट एन AP हैविंग 4 एज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस माइनस का d। देखिए a फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? a1 से। तो a1 कितना क्वेश्चन में गिवन है? 4। सो हम यहाँ लिखेंगे गिवन क्या है? a1 इक्वल्स का 4। और इसके अलावा d की वैल्यू भी गिवन है जो कि है माइनस का 3। तो हमें ध्यान रखना है माइनस भी इसमें लगा हुआ है। सो जब हम a2 निकालते हैं, a2 कैसे निकलता है? a प्लस जितना यहाँ पर लिखा है उससे एक कम d, यानी कि एक बार आएगा। a3 निकालेंगे तो a1 प्लस का, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2d। a4 निकालेंगे तो किस तरीके से? a1 प्लस का 3d। और इस तरीके से हम यहाँ पे सीक्वेंस बना लेंगे। तो देखिए 4 माइनस का 3 डेट इज 1 1। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखें तो देखिए 4 प्लस का 2 इंटू माइनस 3। सो देखिए माइनस 6 प्लस का 4 माइनस का 2 आएगा। अब हम इसके बाद की टर्म की बात करते हैं तो देखिए 4 प्लस का 3 इंटू का माइनस का 3, माइनस 9 प्लस का 4, यानी कि यहाँ बनेगा माइनस का 5। सो हमें क्या लिखनी थी? AP लिखनी थी। तो AP कैसे बनेगी? पहली टर्म 4, दूसरी टर्म 1, तीसरी टर्म माइनस 2, फोर्थ टर्म हमारी बनेगी माइनस 5। इस तरीके से अगर हम nth टर्म निकालें तो क्या आएगा? a1 प्लस n माइनस 1d, क्योंकि जितना यहाँ लिखा है उससे एक कम वैल्यू यहाँ आएगी। और a1 है 4 प्लस का n माइनस 1 और d कितना है? माइनस का 3। तो ध्यान रखना माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगी। 4 माइनस 3n और ये माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा 3। तो देखिए 7 माइनस 3n, ये क्या होगी? इसकी nth टर्म होगी। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि इसकी nth टर्म कैसे निकल के आई? 4n प्लस 5। सो इसी तरीके से इसकी जनरल nth टर्म कैसे निकलेगी? 7 माइनस का 3n। अब देखिए अगर हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से, अगर यह क्वेश्चन बनेगा तो देखिए 1 पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो देखिए 7 माइनस 6 1 आएगा। 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 9 प्लस का 7 माइनस 2 आएगा। यानी कि ये हमारी क्या बनेगी? nth टर्म इसकी बन जाएगी। तो हमने इस तरीके से AP को दिखा देना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इस सीक्वेंस फॉर्म AP
यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी और हमें बताना है कि ये जो सीक्वेंस बनेगी इस स्टेटमेंट के थ्रू वो एपी फॉर्म करेगी या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट इन अ स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1000 स्टूडेंट व्हेन दे लीव द ऑडिटोरियम इन बैचेस ऑफ 25। तो देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1000, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 1000 स्टूडेंट्स की है, और एक बार में कितने स्टूडेंट्स लीव कर रहे हैं यानी कि ऑडिटोरियम से निकल रहे हैं 25 के बैचेस में। तो यानी कि A1 तो हो गया हमारा 1000। जब हम A2 की बात करेंगे तो इस समय A1 प्लस का D तो रहता है, लेकिन यहाँ पर D की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस D कितना आ रहा है माइनस का 25, क्योंकि बच्चे यहाँ से 25 कम हो रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा 1000 प्लस माइनस का 25, क्योंकि D यहाँ नेगेटिव में आ गया तो ये कितना आएगा 975। इसके बाद में फिर 25 बच्चे निकलेंगे यानी कि ये सीक्वेंस क्या बनाएगा 1000 975, इसके बाद में 950, इसके बाद में 925। इस तरीके से ये सीक्वेंस बनती जाएगी। और इस तो ये यहाँ से हम देखेंगे क्या ये एपी फॉर्म कर रही है, तो हम इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो हमें यहाँ से डिफरेंस कितना नजर आएगा, यहाँ से जो डिफरेंस है वो है 25 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है 25 का, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 25 का। सो हर केस में 25 माइनस 25 ही डिफरेंस है, देयरफॉर इट विल फॉर्म एन एपी। तो हम यहाँ लिख देंगे इट विल फॉर्म यानी कि दिस सीक्वेंस विल फॉर्म एन एपी, यानी कि यह एपी बनाएगी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमाउंट ऑफ मनी व्हेन 100 रुपीज डिपॉजिटेड एट CI 4% पर एनम। देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है मूलधन, यानी कि 100 रुपये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। रेट परसेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, पर एनम 4% दे रखा है। टाइम यानी कि पर साल के हिसाब से बताया गया कि अमाउंट कितना होगा। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर में n। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने क्लास 8 में भी पढ़ा था। अगर इस चैप्टर से यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके RS अग्रवाल क्लास 8 में यह चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। इसके अलावा इसमें ट्रिकी मेथड से भी मैंने बताया कि किस तरीके से आप बहुत ही जल्दी इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। सो अभी फिलहाल में हमें किस मेथड से करना है, फॉर्मूले बेस से। तो देखिए 100 1 प्लस 4 यहाँ पर आएगा अपॉन में 100। जो n होता है ये होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर, यानी कि ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड जो n डिनोट होता है ये ईयर्स में डिनोट होता है। सो यानी कि यहाँ पर 1 है। अब देखिए इसकी वैल्यू को हम काटेंगे नहीं, एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 100 इंटू का 100 प्लस 4 104 यहाँ पर आएगा, और 104 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कट के कितनी बनेगी 104 बनेगी। जब हम सेकंड टर्म की बात करेंगे तब हम इसके बाद में देखेंगे, या हम इसी से रेशियोज निकाल लें, या हम ये कहें कि एक हम यहाँ पर सीक्वेंस फॉर्म कर लें। तो देखिए जब हम इसमें सीक्वेंस फॉर्म कर रहे होंगे किस तरीके से सीक्वेंस बनेगी इसे हमें ध्यान में रखना है। सो बेसिकली इस केस में जो हमें सीक्वेंस बनानी है वो हमारी बनेगी A1 हमने निकाल लिया अमाउंट ऑफ मनी पहले साल के लिए। अगर हम दूसरे साल के लिए अमाउंट ऑफ मनी निकालेंगे तो इस केस में क्या वैल्यूज आएगी, तो देखिए जब हम यहाँ पर P रखेंगे तो अब यहाँ तो 100 आएगा, लेकिन दूसरे साल के लिए अगर हम निकालेंगे तो हमें पता है कि दूसरे साल के लिए अगर हम निकाल रहे होंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल होता है यानी कि पहले साल का जो प्रिंसिपल होगा वही दूसरे साल में ये जो अमाउंट बनकर आया ये अब हमारा क्या बन जाएगा, ये अब हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब प्रिंसिपल चेंज हो गया, अब कितना हो गया 104 हो गया हमारा क्या प्रिंसिपल। सो अब प्रिंसिपल की वैल्यू तो बदल गई, तो यहाँ पर आएगा 4/100 और इसकी पावर हो जाएगी 1। सो देखिए यहाँ पर आएगा 104 इंटू का यहाँ पर कितना बनेगा 104 अपॉन में 100 और इसकी पावर में 1। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर नजर आएगा 104 का स्क्वायर अपॉन में 100। सो इनका जो डिफरेंस की बात करेंगे तो वह एपी नहीं बनाएगी। इसका मतलब है इस केस में क्या नहीं बनेगा, एपी नहीं बनेगी। लेकिन हमारा जो टाइम था वह किस में था, ईयर्स में, और यहाँ पर ईयर्स मेंशन नहीं है। तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 हम अलग से पुट करते जाएंगे, इस बेसिस पर हमारा निकलता जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉर्म करनी है, तो आंसर नहीं निकालना था, यानी कि हमने यहाँ पर A2 फॉर्म नहीं करना है कि हम यहाँ पे आंसर बताएं। हमें क्या करना है, बेसिकली सीक्वेंस बनानी है। तो सीक्वेंस बनाने के लिए हमें यहाँ पर n की वैल्यू को n ही रखना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पर n की जगह हमें n ही रखना है क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ मेंशन नहीं है। तो यहाँ आएगा 100 1 प्लस r कितना है 4% की वजह से यहाँ पर अपॉन में 100 आ रखा है, और n की जगह पे हम n ही रहने देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सीक्वेंस बनानी है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर हमने देखा था सीक्वेंस में कितना आएगा 25 का डिफरेंस।
सो बेसिकली यहाँ से देखिए 4 से अगर हम इसे काट दें तो यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, और 25 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 100 इंटू का 26/25, तो 26/25 और इसकी पावर में आ जाएगी n। सो अब देखिए अगर हम यहाँ से A2 निकालने की बात करें, यानी कि 2 साल का अमाउंट पता है, जब प्रिंसिपल हमारा 100 ही रुपए हो तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अब इसमें n की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, 3 साल का बताना होगा, n की जगह 3 रख देंगे। सो इस तरीके से जब ये पावर में चलेगा तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या नहीं बनाएगी, एपी नहीं बनाएगी। सो अगर एपी नहीं बना रही है यानी कि 2 साल के लिए हम क्या लिख देंगे 2, 3 साल के लिए क्या लिख देंगे अमाउंट 3। तो हम यहाँ देखेंगे कॉमन डिफरेंस तो कभी भी सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो सेम आ रहे हैं, 3/A2 का रेशियो सेम होगा लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। सो वी से दैट सो इट विल नॉट फॉर्म एन एपी, इट विल नॉट फॉर्म एन एपी, यानी कि यह एपी नहीं बनाएगी। यानी कि जब कभी भी क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट वाला दे रखा है वो वैल्यूज, तो यह एपी कभी भी नहीं बनाती, क्योंकि इस केस में ब्याज पर ब्याज लगती है, हर केस में ब्याज सेम नहीं होती जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में हो जाता था। हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 5.2 को क्वेश्चन है राइट ए एंड डी। तो देखिए ए क्या होता है, ए यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म को A1 भी बोल सकते हैं या ए भी कह सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है 1/5 है, तो A1 हमने लिख दिया 1/5। अगर हमें डी की वैल्यू निकालनी तो डी कैसे निकलेगा, दूसरी टर्म से पहली टर्म माइनस कर दीजिए या तीसरी टर्म से दूसरी टर्म, यानी कॉन्सिक्यूटिव टर्म को माइनस करना है। तो 3/5 में से हम कितना माइनस कर देंगे 1/5। सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी बनेगी, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितनी आएगी 2/5, यानी कि जो डिफरेंस आया हुआ कितने का आया 2/5 का डिफरेंस यहाँ से आएगा। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। ये हमारी A1 है, A2 कैसे निकलेगी। अब देखिए अगर मुझे किसी और टर्म से डिफरेंस निकालना होता, मान लेते हैं कि इससे निकालना होगा, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं A4 माइनस A3, तो अगेन यहाँ पर कितना आएगा 2/5। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे कि -1.1 है, तो देखिए फर्स्ट टर्म ए होती है हमारी, दूसरी टर्म अगर इसे A1 मानते हैं तो इसे A1 प्लस डी मानेंगे। सो A1 तो हमें पता चल गया माइनस का 1.1 है, लेकिन अब D कैसे निकालेंगे, A1 प्लस डी में से इस A1 को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी। सो देखिए A1 से तो A1 कट जाएगा, D कितना बचेगा, जो भी इसका सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आएगी। इसका मतलब है माइनस का 3.1 में से यदि हम माइनस कर दें, A1 पहले से ही माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब देखिए माइनस का 3.1 माइनस माइनस प्लस का 1.1, अब 3.1 में से 1.1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2.0 आएगा, लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, मीन्स 2 इसके बीच का डिफरेंस हो गया। तो हम देख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा। सो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेंगे। और हम आते हैं राइट एपी, ए बराबर -1 एंड डी बराबर का 1/2। तो यहाँ पर ए का मतलब A1 से ही है फर्स्ट टर्म, तो देखिए फर्स्ट टर्म ये होती है, सेकंड टर्म हमारी A प्लस डी, थर्ड टर्म हमारी A प्लस 2D, फोर्थ टर्म हमारी A प्लस का 3D रहती है। जो हमने A को किससे डिनोट किया, फर्स्ट टर्म से, A1 लिख देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमने A1 से डिनोट कर दिया होगा। तो ये हमारी नोटेशन पे डिपेंड करता है। तो A किससे बोला गया, फर्स्ट टर्म को बोला गया है। सो AP निकालना है, तो देखिए पहली टर्म तो हमें दिख ही रही है A है, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी A2। तो A2 कैसे निकलेगा, A में D को जोड़ देंगे, तो A में क्या है -1, D जोड़ दीजिए 1/2। तो देखिए -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, माइनस का 1/2। सो इस तरीके से पहली जो सीक्वेंस बनेगी वो -1/2। अब हम A3 निकालेंगे, A3 कैसे निकलेगा, अगर हम गिवन टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें तो भी A3 निकाल सकते हैं, यानी कि इसके बाद वाली टर्म, या हम डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं, -1 प्लस का 2 इंटू का 1/2। तो देखिए ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 0। सो इस तरीके सीक्वेंस क्या बनी, -1 1/2 0, और डिफरेंस कितने का है 1/2 का। तो अब इसके बाद की टर्म कुछ इस तरीके से आएगी, फिर यहाँ 1 आ जाएगा और फिर ये इसी फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। 1 के बाद में यानी कि हाफ हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1.5 हो जाए यानी कि 3/2। तो इसी तरीके से ये एपी बनेगी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए A2 निकालना है, तो A जो दे रखा है 1.5 और इसमें हमें जोड़ देना है A2 के लिए D जोड़ देना है, तो D तो माइनस में है, तो ये हो जाएगा -1.5 माइनस का 0.5 यानी कि माइनस का 2 यहाँ पर आएगा। A3 निकालेंगे तो A3 क्या निकलेगा, माइनस का 1.5 में 2 टाइम्स ऑफ D को जोड़ देंगे, 2 टाइम्स ऑफ D जोड़ देंगे
तो यहाँ तो 1 बनेगा, 1 माइनस का और माइनस का 1.5 यानी कि माइनस का 2.5 आएगा। सो इस तरह सीक्वेंस कैसे बनेगी, -1.5, -2, -2.5, -3, -3.5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एपी बता देंगे। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा, इस सीक्वेंस फॉर्म्ड एपी, यानी कि यहाँ से जो सीक्वेंस बनेगी क्या यह एपी बनाएगी या नहीं, ये हमसे पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फर्स्ट मीटर। तो ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट मीटर है। जैसे कि मान लीजिए एक कुआं है और इसे हमें खोदना है, तो ये बोला गया है कि इसको पहले मीटर के खोदने का यानी कि इसे डिग करने की जो कीमत है वो 150 रुपये होगी। और इसके बाद में जैसे ही हम इसके बाद का अगला 1 मीटर को और नीचे गहराई तक इसे खोदेंगे तो 20 रुपये हमें हर मीटर के हिसाब से बढ़ाकर देना। यानी कि 2 मीटर खोदे, 1 मीटर खोदा तो 20 रुपये, 2 मीटर खोद दिया तो 20 × 2 40 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने होंगे। सो हम यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फर्स्ट 1 मीटर, यानी कि फर्स्ट 1 मीटर की कीमत कितनी है, 150 रुपये। एंड देन सक्सीडिंग, इसके बाद लिखेंगे देन कॉस्ट फॉर सक्सीडिंग मीटर, यानी कि इसके बाद में जितने भी हम गहराई तक इसे खोदेंगे तो उसकी कीमत कितनी बताई गई है, 20 रुपये एक्स्ट्रा बताई गई है। देयरफॉर फॉर 2 मीटर, तो 2 मीटर की कीमत कितनी हो जाएगी, देखिए 150 रुपये तो पे ही करने हैं पहले मीटर के लिए, जबकि दूसरे मीटर के लिए 20 रुपये और पे करने हैं। तो टोटल हो गया हमारा 170 रुपये। जब हम थर्ड मीटर की बात करेंगे तो फॉर थर्ड मीटर यानी कि 3 मीटर के लिए हमें कितना पे करना है, 150 रुपये तो पे करने ही है, और हर बाद के मीटर के लिए हमें 20 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 2 × का 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 40 और ये 150, यानी कि यहाँ बनेगा 190। सो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी 40 और 50 190 बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए हमने देखा पहले के लिए 150 रुपये, दूसरे के लिए 170 रुपये जब 2 मीटर खोदना होगा, 3 मीटर के लिए 190 रुपये। जब हम 4 मीटर की बात करेंगे तो 190 में और 20 जोड़ देंगे यानी कि 210 रुपये। सो इस तरीके से हम यहाँ पर अगर डिफरेंस की बात करें तो देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 रुपये का ही डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इट विल फॉर्म एन एपी। तो यानी कि यह सीक्वेंस क्या बनाएगी, एपी बनाएगी ही बनाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं एक पर्टिकुलर डेटा को लेकर, ताकि हम इसे वैल्यूज के बेसिस पर अच्छे से समझ लेंगे, फिर जैसे एग्जाम में लिखना है तो हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ लेट करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ 1/4 है, तो हमने मान लिया अपना वॉल्यूम को 64। हमने 64 इसलिए माना ताकि हम इसे एक्चुअल डेटा के बेसिस पर अच्छे से समझ सकें। देखिए कहता है क्वेश्चन में कि किसी सिलेंडर में कोई अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट थी, अगर हम उसका 1/4 एयर को निकाल लें, जितनी उसमें बची हुई है उससे 1/4 निकाल ली एक बार, फिर जो बच रही है फिर उसका 1/4 निकाल लिया, फिर जो बच रहा है फिर 1/4 निकाल लिया, तो क्या यह एपी बनाएगा या नहीं, यह क्वेश्चन हमसे पूछता है। सो देखिए मान लेते कि टोटल हमारे पास में 64 लीटर या वॉल्यूम की अमाउंट की गैस यहाँ पर मौजूद थी। सो हमने क्या करा, 1/4 निकाल लिया, तो इसका 1/4 निकल गया यानी कि 16 निकल गया इसमें से। अब ध्यान से समझना है कि अगर इसमें से देखिए 164 मैंने इसीलिए लिया है ताकि 1/4 से कट जाए, तो 64 ले लिया तो यानी कि -16 हो गया। अब अगर हम यहाँ से 64 में से 16 वॉल्यूम यहाँ से निकाल लें तो बचेगा कितना, तो देखिए 64 में से 16 माइनस करते तो 48 बचा। अब देखिए अब 48 रिमेनिंग है, अब हमने इसमें से फिर 16 निकाल दिया, तो अब 16 निकाल दिया, ये सॉरी अब इसका क्या निकालना है, 1/4 निकालना है, तो अब 48 का 1/4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि अब इसमें से हम 12 अमाउंट की गैसेस निकाल देंगे, टोटल जितना भी बच रहा है उससे 12 निकाल देंगे, तो अब यहाँ कितना बचेगा, 36 बचेगा। अब हमने फिर इसका 1/4 निकाल दिया, यानी कि अब 36 का 1/4 यानी कि 9 अमाउंट की गैस हम यहाँ से निकाल देंगे। वॉल्यूम में मानोगे तो 64 लीटर वॉल्यूम मान सकते हो, यहाँ पे 48 वॉल्यूम मान सकते हो, और यहाँ पर 36 वॉल्यूम मान सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1/4 निकल गई, तो अब कितना बचेगा, 27 अमाउंट की गैस यहाँ पर बच गई। सो अब देखिए हमसे पूछा गया अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर, तो क्या यह क्या बनाएगी, एपी बनाएगी। तो देखिए 64, 48, 36, 27, अब इसका 1/4 निकालेंगे तो इसी तरीके से चलता जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है, -16 का है, यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं तो -12 का है, यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं तो -9 का है। तो क्या यहाँ पर डिफरेंस सेम है, तो बिल्कुल भी डिफरेंस सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम है ही नहीं तो क्या ये एपी फॉर्म करेगी, तो हम लिखेंगे कि इट विल नॉट फॉर्म एन एपी।
अब ध्यान से समझना ये है कि हम अपने अमाउंट ऑफ एयर जो सिलेंडर में थी एक्चुअल, उसे 64 भी मान सकते हैं। इसके अलावा हम V भी मान सकते हैं। जब हमें मानना ही है तो V क्यों, हम 64 ही मान के भी कर सकते हैं। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि 1/4 दे रखा था और हमें एज्यूम ही करना है, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि वैल्यूज फैक्चुअल हमारे पास में दिखाई दे। अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम V वैल्यू को लेकर भी कर सकते हैं। तो देखिए V से करेंगे तो यहाँ पर डेटा में सिर्फ V ही नजर आएगा, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए मान लेते कि V अमाउंट की गैस मौजूद थी, हमने इसमें से 1/4 निकाल लिया। सो 1/4 ऑफ V, टोटल वॉल्यूम की 1/4 यहाँ से निकलेगी, तो बचेगी कितनी, 3/4 वॉल्यूम बचेगा। इतना वॉल्यूम बच गया। अब इस बचे हुए में से भी 1/4, तो देखिए 1/4 अब बचे हुए में से, यानी कि 3/4 V में से 1/4 V, तो कितना हो जाएगा 3V/16। इतने अमाउंट की गैस हमने निकाल ली है। सो अब इसमें से माइनस कर देंगे 3V/16। अब ध्यान से क्या समझना है कि 3/4V पहले गैस थी, जिसमें से 1/4 इस पूरे टोटल वॉल्यूम जो बच रहा है उसका हमने निकाल लिया, यानी कि 3V/16 अमाउंट की गैस हमने निकाल ली। सो एलसीएम लेंगे 16 आएगा, तो देखिए 16 और तो यहाँ पर बनेगा 4 टाइम्स में, यानी कि 12V माइनस का 3V, यानी कि 9V/16 यहाँ पर आएगा। सो 9V/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 का स्क्वायर और यहाँ पर V। इतने अमाउंट की गैस अब बचेगी। अब इसके बाद में देखिए, अब हम इसके बाद की बात करते हैं, यानी कि अगला एक और केस लेते हैं। अब हमने मान लिया कि इसमें से भी 1/4 निकाल ली, तो देखिए 3/4 स्क्वायर V इतनी गैस थी। अब इसमें से 1/4 हमने निकाल ली, यानी कि इसी वॉल्यूम का 1/4 अगर हमने कर दिया, इतने अमाउंट की गैस अब हमने फिर से निकाल दी। तो अगेन हम इसमें से गैस निकालेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 3/4 का क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा V, यानी इतने अमाउंट की गैस यहाँ पर बचेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर एलसीएम है 4, तो नीचे तो 4 का क्यूब यहाँ पर बनना है, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 आएगा, 4 × 4 16, 16 4 64, और यहाँ पर देखिए 16 पहले से ही दे रखा होगा। सो इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो इतनी वैल्यू यहाँ पर बनेगी। सो इसका मतलब यह हुआ, पहले V गैस थी, फिर 3/4V बची, फिर 3/4 स्क्वायर ऑफ V बचेगी, फिर उसके बाद में 3/4 क्यूब ऑफ V बचेगी। इसका मतलब है कि इस फॉर्म में यह चलेगी। सो हम यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पर सीक्वेंस में डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आएगा। रेशियो सेम है लेकिन डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब इट विल नॉट फॉर्म एन एपी। सो हम यहाँ से लिख देंगे, सो हियर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट विल नॉट फॉर्म एन एपी। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डेटा V की फॉर्म में था, इसलिए यहाँ पर टिपिकल लग रहा है, लेकिन अगर हम इसे वैल्यूज के बेसिस पर करते तो हमारे लिए आसान हो जाता। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, an बराबर दिस इज सीक्वेंस एंड एपी। तो क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं? अगर एपी है तो हमें 15th टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला हम इसे कर सकते हैं एक्चुअल वैल्यूज लेकर। जब हम a1 निकालेंगे तो देखिए -4 × का 2 प्लस का 15, -8 प्लस का 15 इज 7। a2 निकालेंगे तो देखिए -4 × का 2 प्लस का 15, -8 प्लस का, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बनेगा 11, और यहाँ पर आएगा हमारा 7। अब हम थर्ड पर आते हैं तो देखिए a3 की बात करेंगे तो -4 × का 3 -12 प्लस का 15, यानी कि प्लस का 3। सो अब हम यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ से देखिए डिफरेंस हर एक केस में कितना आ रहा है, -4 का ही डिफरेंस यहाँ से नजर आ रहा है। सो इसका मतलब यह हुआ, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। सो हम यहाँ लिख देंगे, सो द डिफरेंस इज -4, सो दिस इट विल फॉर्म एन एपी। इसके अलावा हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसे भी हम समझते हैं, क्योंकि हमारे पास में जितने तरीके हमें पता होना चाहिए कि और किस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए इसके अलावा हम कैसे करेंगे, इस पे ध्यान देते हैं। देखिए an यहाँ पर दे रखा है और हम जानते हैं कि पहली टर्म यहाँ पर an दे रखा है कितना, -4n प्लस का 15, और यहाँ से हम एक और रिजल्ट निकालेंगे, इसीलिए मैं इस मेथड पर आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे 1 निकालते थे, 1 रखते थे तो फर्स्ट टर्म आ जाती थी। अगर हम यहाँ पे n+1 रख दें, यानी कि जितनी भी ये टर्म है, मान लेते हैं कि 25वीं टर्म है, 20वीं टर्म है, इसके जस्ट बाद वाली टर्म कैसे निकलेगी, n की जगह पे एक ज़्यादा वैल्यू रख देनी है। सो n+1 प्लस का 15। अब हम अगर इसे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, -4n, -4 प्लस का 15, यहाँ से आएगा -4n प्लस का 11।
अब देखिए ये है हमारी nth टर्म और ये है nth प्लस 1 टर्म, यानी कि जस्ट इसके एक बाद वाली। जैसे हम यहाँ पर इस तरह से टर्म लिखते हैं तो मान लेते हैं कि ये an टर्म है और ये इसके जस्ट बाद वाली an प्लस 1 है। कॉमन डिफरेंस हम इसमें से इसे माइनस करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो अब हम करते हैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस की बात। तो देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। सो यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारा निकलेगा an प्लस 1 में से जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस कर दीजिए। तो -4n प्लस 11 में से जब हम -4n प्लस 15 को माइनस करेंगे तो हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे 4n प्लस का 11 माइनस 4n, यहाँ पर देखिए पहले से ही माइनस था इसलिए ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 15। तो देखिए 4n से 4n कट गया, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, माइनस का 4 आ गई। सो देखिए कॉमन डिफरेंस में यहाँ पर -4 आया, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस जो है n पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि n की कोई भी वैल्यू हो, चाहे 1 2 3 4, हर केस में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -4 ही आ रहा है। इसका मतलब कि जब यहाँ पर n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि यह क्या फॉर्म करेगी, AP फॉर्म करेगी। कहने का मतलब यह हुआ कि आप A2 में से A1 घटा लीजिए तब भी -4, A3 में से A2 घटा लीजिए तब भी -4, nth प्लस 1 में से an घटा लीजिए तब भी -4 ही आएगा, यानी कि यह क्या बनाएगी, AP बनाएगी। अब रिजल्ट जो समझना है उसकी बात करते हैं। देखिए इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने वैल्यूज निकाली थी। सो बेसिकली जब भी an प्लस b की फॉर्म में है, यहाँ पर n यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इस फॉर्म में यदि यानी लीनियर फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दे रखी है और जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, सो उस केस में n के साथ में लिखा हुआ कोफिशिएंट ही हमारा कॉमन डिफरेंस के बराबर वैल्यू देता है। जैसे कि अगर हम इसमें प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें जिस क्वेश्चन में हमने इस चीज़ को देखा हो, सो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी थी an बराबर का 4n प्लस 5 और हमने यहाँ से आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, 4। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली भी बात करें तो n के साथ में जो भी कोफिशिएंट लिखा है वही हमारा क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस बनाएगा साइन के साथ में। तो ध्यान रखिएगा कॉमन डिफरेंस हम डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस चीज़ को समझ लिया कि किस तरीके से हमें यहाँ पर -4 दिखाना था। अब समझने की बात यह है कि अब हमें यदि यानी कि यह AP बना ही रहा है तो हमें इसकी कॉमन डिफरेंस बताना है जो कि आ गया हमारा -4। अब हमें 15th टर्म भी लिखनी है। तो 15th टर्म कैसे निकलेगी, n की जगह पे 15 रख देते हैं, तो 4 इंटू का 15 प्लस का 15। तो देखिए -60 प्लस 15, तो ये कितना बनाएगा, माइनस का 45। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -45 हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो ध्यान रखिएगा हमें अगर सीक्वेंस AP बतानी है तो हम पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं और इस वाले मेथड को मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि हम यहाँ से इस रिजल्ट की बात कर सकें। n के साथ जो भी कोफिशिएंट है यही हमेशा क्या बनाएगा, कॉमन डिफरेंस बनाएगा। फर्क नहीं पड़ता है कि n के साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन n के साथ जो भी कोफिशिएंट है वही हमारा क्या बनाएगा, वैल्यू बनाएगा किसकी, d की। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए कि यह AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 5। तो कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे देखिए डायरेक्टली बता दिया 5 है, लेकिन हमें इसे सॉल्व करके भी दिखाना होगा क्योंकि यह सिर्फ एक डायरेक्ट रिजल्ट है जिसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। लेकिन अगर हम इसे दिखाने की बात करें तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि यह AP है या नहीं। जैसे कि हमने an निकाल लिया, अब an प्लस 1 भी निकालते हैं। 5n प्लस 1 माइनस का n, तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 5n प्लस 5 माइनस का 7, यानी कि 5n माइनस का 2। अब अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो पहले वाली यानी कि बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को घटा दीजिए। तो बाद वाली टर्म कितनी है, 5n माइनस 2। इसमें से जब हम माइनस करेंगे 5n तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो देखिए वैल्यू कट के अपने आप ही कितनी आ गई, 5 के बराबर आ जाएगी। सो हेयर d डज नॉट डिपेंड ऑन n, सो द डिफरेंस इज सेम फॉर इट्स इक्वेशन, यानी कि थ्रू आउट दी सीक्वेंस के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आएगा, सेम ही आएगा, यानी कि 5 आएगा। और यही हमने डायरेक्टली भी रिजल्ट देख लिया। तो एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्टली आंसर नहीं बताना है, हमें इस तरीके से लिख के दिखाना है, या हम इसे ऐसे भी कर सकते थे। 5 इंटू 1 माइनस का 7, 5 माइनस 7 इज -2, A2 निकालते, A3 निकालते, A4 निकालते। इसी तरीके से हम इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखते और हर केस में कॉमन डिफरेंस सेम ही नजर आता, सो हम कह देते कि यह AP बनाएगी और कॉमन डिफरेंस हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते थे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड D एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। D निकालना है तो देखिए D तो यहाँ से निकल ही जाएगा, -3 में से -0 घटा दीजिए, यानी कि -3 हमारा क्या है, D के बराबर वैल्यू। अगली 4 टर्म लिखनी है तो देखिए 1
अगर हम इसमें -3 को जोड़ दें तो हमारी अगली टर्म आ जाएगी -12, इसमें -3 जोड़ दें तो अगली टर्म आ जाएगी हमारी -15। तो इस तरीके से हम टर्म बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे, a बराबर है 0 और 1 2 3 4 5 यानी कि 5th टर्म लिखनी है, तो a प्लस का 4d और a कितना है 0 है और d कितना है हमारा -3 है। सो देखिए -12 बन गई। a 6 लिखेंगे तो अगेन 4 इंटू का -4, तो माइनस यहाँ से क्या लिखेंगे a 5 होगी हमारी। अब a 6 लिखेंगे, a 6 कैसे आएगी, a प्लस का 5d अगर हम अगली टर्म की बात कर रहे होंगे। सो a प्लस का 5d, तो d की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर -3 रखेंगे तो माइनस का आ जाएगा 15। तो इस तरीके से -12 -15 यह टर्म चलेगी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है -1 और हम ध्यान से देखें ये -1, इसके जस्ट बाद वाली टर्म को देखें तो 1/4 यानी 1 का चौथा हिस्सा हो रखा, तो ये लिखा हुआ 0.25। इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1.5। सो अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बताइए अगली टर्म, तो हम इसमें से इसे माइनस कर देते हैं या हम डायरेक्टली 1/4 में से माइनस कर देते हैं 1 को। सो -1/4 प्लस का 1 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 4 आएगा और देखिए 1 प्लस का 4 यानी कि 5/4 हो जाएगा। सो बेसिकली जब हम 5/4 की बात करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कितना आ जाएगा 5/4। और अगर हम यहाँ से डिफरेंस की बात करें तो यहाँ से भी हम डिफरेंस इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से कैसे डिफरेंस निकालेंगे तो ध्यान से समझना है, 0.25 में से -1 को माइनस करना है। तो अब हमने इस तरीके से इसमें 0.25 में से माइनस करेंगे, तो अब इसे माइनस करते हैं तो देखिए किस तरीके से वैल्यू आएगी। इसमें जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो अब यहाँ पर हमने बना दिया प्लस, तो 0.25 प्लस का 1 1.25। तो या तो हम पॉइंटों में निकालें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में निकाल लेना छोड़े तो यहाँ पर इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब हमें दिख गया कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1.25। तो इसका मतलब है कि अब इसमें 1.25 जोड़ दीजिए 2.75, इसके बाद में 1.5 जोड़ दीजिए, तो इसके बाद में जैसे 1.525 जोड़ेंगे तो 2 3 4 बन जाएगा, इसके बाद में जोड़ेंगे तो 5.25। इस तरीके से ये टर्म चलती जाएगी, या हम फ्रैक्शन में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टर्म बना लेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 उसी स्टेटमेंट को, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि n के साथ में जो भी कोफिशिएंट लिखा होता है वही हमारा किसका काम करता है, कॉमन डिफरेंस का काम करता है। सो ये इसी चीज को हमें यहाँ प्रूव करना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि a और b क्या है, सीक्वेंस में जो nth टर्म है होगी ये हमेशा AP ही बनाएगी। तो हमने अभी बात करी थी कि इसे ऐसे लिख के देख लेते हैं, जैसे ही हमने अभी ऊपर पढ़ा था 4n प्लस का 5 इस फॉर्म में थी, जिसमें कि n के साथ में लिखा हुआ वैल्यू क्या थी, d के बराबर आ रही थी। सो यहाँ पर भी यही कहता है कि सीक्वेंस चाहे यहाँ a और b की कोई भी वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा AP बनाएगी। तो हम मान के चलते हैं अपनी टर्म an क्या है हमारी a प्लस का nb। अब जस्ट इसके बाद वाली टर्म की बात करते हैं, तो an+1 निकाल लेते हैं। तो an+1 कैसे निकलेगी, a प्लस n+1b। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, a प्लस nb प्लस का b। क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो जस्ट इसके बाद वाली टर्म को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब इसके जस्ट बाद वाली टर्म क्या है, a प्लस का nb प्लस का b। अब इसमें से घटा क्या देना हमें, an, यानी कि an+1 में से हमने an को जब घटा दिया तो a प्लस का nb आएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो देखिए a से a कट गया, nb से nb कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस भी आएगा। जब हमने इसे माइनस करा तो यहाँ भी साइन माइनस का आ जाएगा, तो nb से nb भी कट जाएगा, यानी कि d की वैल्यू क्या बनेगी, d की वैल्यू बनेगी हमारी b के बराबर। इसका मतलब यह हुआ इस क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया, b के बराबर आया। अब हम ध्यान से देख रहे हैं कि ना तो इसमें n आ रहा है, यानी कि यह डिपेंड ही नहीं कर रहा उस टर्म पर कि कौन सा नंबर की टर्म है, हमेशा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सेम ही आएगा, b के बराबर ही आएगा। सो इस तरीके से हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया, b आ गया। सो यहाँ पर व्हाट इज d, यानी कि d इज b। सो जो कॉमन डिफरेंस है वह कितना है, b के बराबर आएगा। जैसा कि हमने बात करी थी कि कोफिशिएंट के आगे जो भी वैल्यू लिखी होती है यही इसका क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस हो जाता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड आउट फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP, इफ सो फाइंड d। अगर ये सीक्वेंस AP बना रही है तो हमें d वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ से AP के लिए हम यहाँ से d देख लेते हैं, यहाँ से भी d देख लेते हैं, इसे d1 मानते हैं, इसे d2। अगर ये सेम है तो AP है, अदरवाइज AP नहीं है। 1/4 माइनस का 1/2 एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 1 माइनस का 2 डेट इज माइनस का 1/4। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, 1/6 माइनस का 1/4
एलसीएम लेंगे जो कि आएगा हमारा 12, तो 2 माइनस का 3 माइनस का 1/12, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि D1 और D2 बराबर ही नहीं है, यानी कि इट विल नॉट फॉर्म एन AP। जब AP ही नहीं बनाएंगे सो हम इसका डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते। और हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है। P प्लस 90, P प्लस 180, P प्लस 220, जहाँ पर कि P की वैल्यू है 999 की पावर में 999। अब देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हमें इसमें से इसे घटाना है और इसमें से इसे घटाना है। अगर डिफरेंस सेम आ जाएगा तो ये AP, अदरवाइज नहीं है। तो D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, और ये बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2 के, तभी ये AP बनाएगा। तो देखिए P प्लस 90 माइनस का P इक्वल्स P प्लस 180 माइनस P, और ये देखिए माइनस की वजह से ये भी 90 माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं P की भले ही कोई भी वैल्यू रही हो, लेकिन P तो यहाँ से कट ही गया। तो यहाँ से D हर केस में कितना आ रहा है 90, और यहाँ पर भी 90। इसका मतलब है इट विल फॉर्म एन AP। और वैसे भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर P के साथ में हर बार में 90 ही जोड़ा जा रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए अगर हम इसमें से इसे घटाएं और इसमें से इसे घटाएं और सेम डिफरेंस आ जाए तो ये AP, अदरवाइज AP नहीं है। तो अब देखिए 10 प्लस का 2 की पावर में 5 में से हमें 10 को घटाना है, और इसे बराबर दिखाना है 10 प्लस का 2 की पावर 6 में से 10 प्लस 2 की पावर 5। यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है। तो यहाँ आएगा 10 माइनस का 2 की पावर 5। तो देखिए यहाँ से 10 से 10 कट गया, 2 की पावर 6 में से 2 की पावर 5 घटाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ 2 की पावर 1 लिख कर आ जाए तो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यह पावर एक्सपोनेंट अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो हम इसे इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। इसके बाद अगर हमें सॉल्व करना ही है तो हम इसकी पावर की वैल्यूज निकाल के सॉल्व करेंगे कि 2 की पावर 6 64 माइनस का 32। सो इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पर देखेंगे 10 से 10 कट जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा 2 की पावर 5। तो हमें वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये दिख ही रहा है कि बराबर नहीं है। सो बराबर नहीं है, यानी कि इट विल नॉट फॉर्म एन AP। सो ये AP नहीं बनाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए डिफरेंस देखते हैं इन दोनों केसेस में। अगर सेम आ जाता है तो हमारा क्या है, AP होगी या अदरवाइज नहीं होगी। तो देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 73 माइनस का 7 का स्क्वायर। सो देखिए हर एक केस में अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 अगेन 24 ही आ जाएगा। 49 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे और 73 में से 49 माइनस करेंगे, तो अगर यहाँ पर भी डिफरेंस यही आया तो हमारे ये AP बनाएगी। तो देखिए यहाँ पर भी 24 का ही डिफरेंस आ रहा है। सो बेसिकली इस केस में यह क्या बना देगी, AP फॉर्म कर देगी। और इसका मतलब यह सीक्वेंस क्या AP में है, भले ही देखने में ना लग रही हो, लेकिन जब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या लिखी जाएगी 1 25 49 73। अब यह AP ही बनाएगी। अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए nth टर्म दे रखी है 6n प्लस का 2n, कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 6 ही आएगा, लेकिन हमें इसे सॉल्व करना है। सो देखिए nth टर्म कितनी है, 6n प्लस का 2। an प्लस 1th टर्म कितनी है, तो 6n प्लस का 1 प्लस का 2। तो ऐसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6n प्लस का 6 प्लस का 2 दैट इज 8। और अगर हम इसमें से डिफरेंस निकालें तो देखिए बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को घटा दीजिए। सो 6n और माइनस की वजह से ये साइन भी माइनस। तो देखिए 6n से 6n कट गया, और 8 माइनस 2 इज 6। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि यह अपने आप ही AP ही फॉर्म करेगी। और कोई भी सीक्वेंस an प्लस B की फॉर्म में दिया गया हो वह AP ही बनाता है, इसकी भी बात हमने कर ली थी। और कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 के बराबर आएगा। सो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाती है। स्टिल यहाँ तक के चैप्टर में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।